नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, हम 7th लेसन पढ़ रहे थे पौधों और जंतुओं का संरक्षण। कल हमने बच्चों विशेष क्षेत्र स्पीसीज के बारे में पढ़ा था, हमने विसन गिलहरी के बारे में पढ़ा था, कल हमने वन्य प्राणी अभयारण्य के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था, संकटापन्न प्राणियों के बारे में पढ़ा था और रेड डाटा पुस्तक के बारे में भी पढ़ा था और पारितंत्र के बारे में भी पढ़ा था। तो आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं प्रवास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रवास। अब देखो बच्चों, पहेली और बूझो माधव जी और अहमद के साथ, प्रोफेसर जो अहमद थे इनके साथ आगे की ओर बढ़े वन के अंदर। तो जब ये वन से बाहर की ओर निकले तो वहाँ एक नदी थी। तो इस नदी के पास एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए और वहां से नदी से पानी भी पिया इन्होंने और नदी के अंदर थोड़े हाथ मुंह भी धोए। और वहां इन्होंने देखा कि वहां पर सफेद रंग के कुछ पक्षी दिखाई दे रहे थे, जो कि झुंड के अंदर जो है इधर से उधर घूम रहे थे। तो जब प्रोफेसर अहमद ने, जब पहेली और बूझो ने ये देखा तो फिर उनके मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने जो है प्रोफेसर अहमद से और माधव जी से पूछा कि ये पक्षी कौन से हैं और ये पक्षी यहाँ क्यों रहते हैं, नदी के पास ही क्यों रहते हैं? सभी नदियों और तालाबों के पास में हमने इन पक्षियों को अक्सर देखा है। तो ये पक्षी जो है कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, उसके बारे में उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगे। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये प्रवासी पक्षी जो होते हैं वो हर वर्ष सुदूर क्षेत्रों से उड़ करके और हमारे देशों में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि वहां पर शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड होने के कारण वहां की जलवायु उनके लिए जीवन यापन करने के लिए अनुकूल नहीं होती। इसीलिए ये पक्षी जो होते हैं हमारे यहाँ पर जो है आते हैं और विशेषकर प्रजनन के लिए हमारे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि शीत ऋतु के अंदर अत्यधिक ठंडे स्थान पर प्रजनन के लिए ये वो क्षेत्र इनके लिए अनुकूल नहीं होते। इसीलिए ये सुदूर क्षेत्रों की यात्रा करके और हमारे देश में हर साल आते हैं और फिर यहाँ पर ये प्रजनन करते हैं और प्रजनन के बाद फिर पुनः वापस अपने देशों की ओर लौट जाते हैं। तो ऐसे पक्षी जो कि सुदूर क्षेत्रों से लंबी यात्रा करके और हमारे देश में आते हैं, प्रजनन हेतु आते हैं, अनुकूल जलवायु होने के कारण हमारे यहाँ आते हैं, इन पक्षियों को हम क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो अब पहेली और बूझो के मन की जो है उत्सुकता समाप्त हुई। अब उन्हें मालूम चला कि ये पक्षी तो प्रवासी पक्षी है और ये साइबेरिया से आते हैं, इनको हम साइबेरियन क्रेन भी कहते हैं, है ना। और ये अक्सर नदियों के आसपास जो है वो झुंड के रूप में जो है हमें दिखाई देते हैं, श्वेत रंग के होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं और ये प्रजनन हेतु हमारे यहाँ पर आते हैं, ठंड से बचने के लिए भी हमारे यहाँ आते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। आया समझ में? अब चलते हैं बच्चों कागज का पुनर्चक्रण। देखो बच्चों, कागज का क्या पुनर्चक्रण होता है? अब देखो, प्रोफेसर अहमद जो थे इन्होंने बच्चों का ध्यान जो है वनोन्मूलन के एक और कारण पर आकर्षित किया। इन्होंने कहा कि बच्चों देखो, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हमको 17 पेड़ों को काटना पड़ता है। कितने पेड़ों को? 17 पेड़ों को काटना पड़ता है ना। 1 टन यानी 1000 किलो, तो 17 पेड़ों को हमें काटना पड़ता है। जब 17 पेड़ों को इस तरीके से हम जो है कागज प्राप्त करने के लिए जब पेड़ों को काटते रहेंगे तो उससे क्या होगा? हमारे यहाँ से तो वृक्ष जो है वो खत्म हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कागज का पुनर्चक्रण करना चाहिए और कागज का पुनः उपयोग करना चाहिए और कागज को जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो यदि हम कागज को बचाएंगे तो हम पेड़ों को बचा सकते हैं और पेड़ों को बचाएंगे तभी हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जल संतुलन बना रहेगा, वर्षा हमारे यहाँ पर नियमित रूप से होती रहेगी, है ना। अब कागज का उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए कि हम कागज को बचा सकते हैं? तो देखो बच्चों, कम से कम 5 से 7 बार एक कागज का पुनर्चक्रण हो सकता है ना। तो एक कागज को 5 से 7 बार वापस बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो हमको कागज का कम से कम उपयोग करना चाहिए। ज्यादा लिखते समय हमें ज्यादा जो है खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए, लाइनें नहीं छोड़नी चाहिए, नीचे पैराग्राफ खाली नहीं छोड़ देने चाहिए। कॉपी के अंदर आधा काम करते हैं, आधा छोड़ देते हैं, है ना। तो इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्येक जगह का, प्रत्येक कागज के अंदर, प्रत्येक प्लेस का उपयोग करते हुए सुंदर तरीके से काम करना चाहिए।
ताकि कागज का पूरा उपयोग हम कर सकें। और जब वो कागज आपकी कॉपियां भर जाती है, उसके बाद आप नई क्लास में आ जाते हो, तो पुरानी कॉपियों का क्या होता है? कभी आपके दिमाग में प्रश्न आया है क्या? तो ये जो कॉपियां होती है आपकी, वो वापस रिसाइकिल के लिए जाती है। मम्मी उनको किसको भेजती है? रद्दी वाले को भेजती है, और रद्दी वाला क्या करता है? इनको वापस रिसाइकिल के लिए भेजता है, और फिर वापस से इसकी जो है वो कॉपीज बन के आती है। आपको पता है जो आप रफ कॉपी यूज करते हो, वो जो जिसके पेज थोड़े थोड़े से ब्लैक किससे होते हैं, एकदम व्हाइट नहीं होते, है ना, एकदम ब्राइट नहीं होते, वो जो कॉपीज होती है रफ कॉपी के रूप में, जो आप जिन कॉपीज का उपयोग करते हो, वो जो कॉपीज होती है वो कौन सी होती है? रिसाइकल कॉपी होती है, वो रिसाइकल कागज होता है सारा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कागज की बचत करनी चाहिए, कागज का पुनः चक्रण करना चाहिए, कागज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, तभी जाकर के हम कागज को बचा पाएंगे, और कागज को बचा पाएंगे तभी हम पेड़ों को बचा पाएंगे, और पेड़ों को बचाएंगे तभी हमारे यहाँ पर वर्षा भी नियमित रूप से होगी, हमारा जल संतुलन बना रहेगा, एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा, पोल्यूशन नहीं होगा, है ना। आया समझ में? और वर्षा नियमित रूप से होती रहेगी, बहुत सारी चीजें जो होती है वो इससे जुड़ी हुई है ना। तो हम कह सकते हैं हमको कागज की बचत करनी चाहिए। तो आज से हम सभी इस चीज का ध्यान देंगे कि कागज की बचत हम करेंगे, और कागज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे, सुंदर तरीके से करेंगे, व्यवस्थित तरीके से करेंगे। और कागज ऐसे नहीं कि एक लाइन लिखी और सही नहीं हुआ तो उसको फाड़ के फेंक दिया, डाल दिया डस्टबिन में। इससे क्या हो गया? कागज की बचत नहीं हो रही है, तो नुकसान हो रहा है कागज का। पूरा के पूरा पेज खाली का खाली आप फाड़ फाड़ के डाल देते हो डस्टबिन में, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और आज के बाद हम कागज का सदुपयोग करेंगे, कम से कम उपयोग करेंगे, है ना। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, और इसके बाद उसको पुनः चक्रण के लिए भी देंगे, और पुनः चक्रित कागज का भी पुनः उपयोग करेंगे, है ना, रफ कॉपीज के रूप में। तो इस प्रकार से हम कागज की बचत करके और हमारे एटमॉस्फेयर को बचा सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं, है ना। अब चलते हैं आगे, पुनः अवरोपण। यहाँ पर देखो, बूझो के मन में एक प्रश्न आ रहा है बच्चों कि क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है क्या वनोन्मूलन को हम रोक सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। वनोन्मूलन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं। जितने पेड़, जितना वनोन्मूलन हम कर रहे हैं, जितने पेड़ हम आवश्यकता अनुसार काट रहे हैं, उतने या फिर उससे जस्ट डबल पेड़ हम यदि लगा दें पुनः, तो क्या हो सकता है? ये वनोन्मूलन का एक स्थायी हल है, यही एक स्थायी हल है ना। इसी प्रकार से हम वनोन्मूलन को रोक सकते हैं। आया समझ में? यदि हमें ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, पेड़ हम काट रहे हैं, तो हम उससे 2 गुने पेड़ और लगा दें, 4 गुने पेड़ और लगा दें, तो इससे क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर बैलेंस रहेगा, है ना। और बैलेंस रहेगा तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो अब देखो, पुनः अवरोपण में प्रोफेसर अहमद का ये सुझाव है कि वनोन्मूलन को रोक सकते हैं हम पुनः वन अवरोपण करके, यानी कि पुनः वनों को लगा करके हम वनोन्मूलन को रोक सकते हैं। तो जितने काटे गए वृक्ष हैं उनको पुनः वापस उससे डबल या फिर उतने ही वृक्ष पुनः लगा करके हम वनोन्मूलन को रोक सकते हैं, और हमें रोकना भी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। यहाँ तक कि हम कोई भी फंक्शन आता है, कोई भी जयंती आती है ना, कोई भी डे आता है, तो हम उस दिन क्या कर सकते हैं? एक पेड़ लगा सकते हैं, है ना। यदि हम एक एक पेड़ भी लगाएं और उसकी देखभाल करें, तो हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि पेड़ों से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है ना। प्राणवायु ऑक्सीजन किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए और वनोन्मूलन को रोकना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, ये लेसन हमारा यहीं पर आज कंप्लीट होगा। इस लेसन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत ही मजा आया। लेसन बड़ा ही अच्छा था और डिफरेंट भी था थोड़ा। और यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछना। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।